नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, मैं हूँ देवराज चौहान, पार्ट 3। देवेंद्र साठी इस वक्त उस बंगले पर था जहाँ आरू और बच्चे रहते थे। वो यहाँ नहीं आता था कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, किसी को पता न चले कि उसका परिवार कहाँ रहता है। बहुत ज़रूरी काम होने पर आता भी तो रात के अंधेरे में, और अंधेरे में ही चला जाता। वहाँ उसके साथ जाफर भी आया था। उसके आते ही बंगले के नौकर सतर्क दिखने लगे थे। जाखड़ कहाँ है? देवेंद्र साठी सोफे पर बैठा एक नौकर से बोला। वो तो मालकिन की तलाश में भागा फिर रहा है, नौकर ने बताया। कब का गया है बंगले से? सुबह से ही। देवेंद्र साठी ने सोच भरे ढंग से सिगरेट सुलगा ली। कॉफी बना के ला, साठी बोला। नौकर चला गया। बैठ जफर, खड़ा क्यों है? साठी ने कश लेते हुए कहा। जाफर सोफे पर बैठ गया। वो गंभीर था। देवेंद्र साठी भी गंभीर दिख रहा था और गुस्से में भी था, परंतु अपने गुस्से पर उसने काबू पा रखा था। वो वक्त पर देवराज चौहान के करीब पहुंच गया था, परंतु उसकी पत्नी ने वहां पहुंचकर बाजी पलट दी। साठी को अपने परिवार की चिंता थी। पहले परिवार, बाद में देवराज चौहान और जगमोहन की मौत। परिवार की खातिर ही उसने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। जाफर, साठी शब्दों को चबाकर बोला, मुझे अपने परिवार की चिंता है। ये चिंता ज्यादा देर नहीं रहेगी साठी साहब, जाफर विश्वास भरे स्वर में कह उठा। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या इंतजाम किए हैं? हमारे सब आदमी आपके परिवार की खबर पाने को दौड़े फिर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड में भी ये खबर दे दी है कि जो भी साठी साहब के परिवार के बारे में जानकारी देगा उसे 5 करोड़ रुपया नगद दिया जाएगा। ये खबर फैलती जा रही है कि देवराज चौहान ने आपके परिवार को कहीं पर कैद कर रखा है। हम जल्दी उन्हें पालेंगे। साठी ने भिजे होठों वाला चेहरा हिलाया। देवराज चौहान की पत्नी नगीना कौन है? साठी ने पूछा। मैं नहीं जानता। वो साधारण औरत नहीं है, खतरनाक है, परंतु उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। एक बार आपका परिवार मिल जाए फिर सबको सबक सिखा देंगे, जाफर ने गुर्रा कर कहा। उस वक्त गली में नगीना के साथ सरबत सिंह था। हमारे एक आदमी ने उसका नाम मुझे बताया था। कौन सरबत सिंह? अंडरवर्ल्ड से ही वास्ता रखता है और अपने लिए भी छोटे मोटे काम करता है। वो देवराज चौहान को जानता है, तभी मेरे खिलाफ उनकी सहायता को उसके साथ है। सब रगड़े जाएंगे एक बार आरू और बच्चे मिल जाए। देवराज चौहान ने गलत किया, मेरे परिवार पर हाथ डालकर मुझे रोकने के लिए। उसी ने अपनी पत्नी से कहा होगा कि मेरे परिवार पर हाथ डाले। हमारे कामों में परिवार को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। देवेंद्र साठी कठोर स्वर में बोला। हमने भी तो हरीश खुदे की पत्नी से कुछ नहीं कहा। हम चाहते तो उसे अपने पास कैद में रख सकते थे, जाफर ने कहा। कठोर अंदाज में देवेंद्र साठी ने सिगरेट का कश लिया। नौकर आया, कॉफी के 2 प्याले रखे और बोला, मालिक रात को खाना खाएंगे? हाँ, सोचों में डूबे साठी ने सिर हिलाया। नौकर चला गया तो जाफर ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही साठी साहब। क्या? साठी ने उसे देखा। देवराज चौहान ये कहता है कि विलास डोगरा ने उसे नशे में रखकर उससे ये काम कराया। वह बकवास करता है। देवेंद्र साठी कुर्रा उठा। लेकिन उसकी बात में कुछ तो होगा। क्या मतलब? आपके परिवार को कैद करके उसने सिर्फ आजादी हासिल की है और कुछ नहीं मांगा, कोई शर्त नहीं रखी, जबकि वो ये बात जानता है कि ये आजादी लंबे समय के लिए नहीं है। वक्ती तौर पर आपका परिवार उसकी कैद में है। आप अपने परिवार को ढूंढ सकते हैं या फिर अपने परिवार को एक तरफ करके उनकी हत्या कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? देवराज चौहान जो कहता है उस पर एक बार सोचना चाहिए। कि देवराज चौहान ने मेरे भाई को गोली मारी, गुर्रा उठा साठी। हाँ, ये तो जग जाहिर बात है। तो बात खत्म। मुझे देवराज चौहान से अपने भाई की मौत का बदला लेना है, साठी ने दांत खींचकर कहा। हमारा हर कदम आपके साथ है, जाफर ने फौरन कहा। देवराज चौहान पर नजर रखने को अपने कितने आदमी रखा रखे हैं? 7-8 आदमी हैं। वे हमारी नजरों से दूर नहीं जाने वाला। उसकी पत्नी और दूसरों पर भी नजर रखो, वो कभी भी वहां जा सकते हैं।
जहां मेरा परिवार कैद है। सब पर नजर है। इन सब कामों को मैं संभाल रहा हूँ। जब कभी ऐसा हुआ तो हमें फौरन पता चल जाएगा, जाफर ने सोच भरे स्वर में कहा। परंतु वो जरूर ये बात जानते होंगे कि हम उन पर नजर जरूर रखेंगे। ऐसे में वो उस तरफ नहीं जाएंगे जहां पर आपका परिवार कैद है। वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। शायद कर भी जाएं। साठी ने कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरा। मैं कुछ कहूँ साठी साहब? बोलते रहो। आपको एक बार विलास डोगरा से बात करनी चाहिए कि इस बारे में वो क्या कहता है। मेरा विलास डोगरा से क्या मतलब? ये मामला अलग है। परंतु देवराज चौहान कहता है इस मामले का विलास डोगरा से संबंध है। देवराज चौहान के पास आपका परिवार बंधक है, लेकिन उसने आप पर जोर नहीं डाला कि आप उसकी बात माने। उसने साधारण तौर पर अपनी बात रखी, उसके बाद खत। परंतु आपको एक बार विलास डोगरा से बात जरूर करनी चाहिए। साठी जाफर को देखने लगा, फिर सिर हिलाया, बोला, देवराज चौहान ने मेरे भाई को शूट किया, इसमें विलास डोगरा कहां से आ गया? वो कहता है विलास डोगरा के इशारे पर उसने ऐसा ऐसा कहकर वो अपनी चाल खेल रहा है। वो चाहता है विलास डोगरा के साथ मेरा पंगा खड़ा हो जाए और इसका फायदा उसे मिले। मैं देवराज चौहान की चाल में फंसने वाला नहीं। विलास डोगरा का इस मामले में कोई मतलब नहीं है, साठी ने दृढ़ और कड़वे स्वर में कहा। सब समझ रहा हूँ, देवराज चौहान का खेल। जाफर ने कुछ नहीं कहा और कॉफी का प्याला उठा लिया। सोचों में डूबे देवेंद्र साठी ने कॉफी समाप्त की और नगीना को फोन किया। हेलो। नगीना की आवाज कानों में पड़ी। मेरी पत्नी और बच्चों को कोई तकलीफ मत देना, देवेंद्र साठी ने बेहद शांत स्वर में कहा। तुम देवराज चौहान से जितना दूर रहोगे वो उतने ही खुश रहेंगे, नगीना ने उधर से कहा। साठी के चेहरे पर कसाव आ गया। मेरे परिवार को कोई तकलीफ पहुंची तो ये तुम लोगों के लिए बुरा होगा। वो मजे में हैं। ये बात भी कान खोलकर सुन लो कि ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। एक वक्त से ज्यादा मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। देवेंद्र साठी के होठों से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान विलास डोगरा को सजा के तौर पर मारना चाहता है। जब वो मरेगा उसी दिन तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाएगा। देवराज चौहान के लिए मैं विलास डोगरा को खत्म कर दूं? साठी बोला। भूल कर भी ऐसा मत करना, नगीना की आवाज कानों में पड़ी। ये देवराज चौहान का मामला है और वो ही निपटेगा। तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बैठे रहो। साठी कसमसाकर रह गया। मैं आरू से बात करना चाहता हूँ, साठी बोला। मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी पत्नी से बात करा दूंगी। तुम मुझे वहां मौजूद किसी आदमी का नंबर क्यों नहीं दे देती कि मैं जब चाहूं उससे बात कर लूं? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो साठी। इस वक्त चुपचाप बैठना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। उधर से नगीना ने शांत स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। देवेंद्र साठी के चेहरे पर कठोरता नाचती रही। हंसराज, भीम प्रसाद और प्रेमलाल, ये तीनों सरबत सिंह के करीबी थे। करीबी इस तरह कि छोटे मोटे काम सरबत सिंह इनके साथ मिलकर ही किया करता। 6-7 सालों से ये इकट्ठे ही काम कर रहे थे। इस ग्रुप में हंसराज हंसा के नाम से जाना जाता तो भीम प्रसाद जमाई के नाम से और प्रेमलाल को सब प्रेमा कहते थे। भीम प्रसाद को जमाई इसलिए कहते कि वे हमेशा दूसरों से अपने काम करवाने की चेष्टा करता रहता, जबकि खुद कुछ नहीं करता। इसी वजह से उसके साथी उसे जमाई कहने लगे थे। ये सब इकट्ठे काम करते और ईमानदारी से मिले माल का बंटवारा करते। रुपए पैसे को लेकर कभी भी तनातनी नहीं होती थी। तीनों के पास रहने को अपने ठिकाने थे और इन सब में सरबत सिंह ही ऐसा था जिसके पास मकान था। अक्सर ये लोग इकट्ठे होते, बेशक काम ना भी हो, मिल बैठकर खाते पीते और बातें करते। फुर्सत के दिनों में इनकी पार्टी रात भर चलती थी। हंसराज यानी कि हंसा अपने 2 कमरे के मकान में मौजूद था, जो कि कच्ची कॉलोनी में बना था। 2 साल पहले हंसा को एक काम में 5 लाख रुपया हाथ लग गया था, तो उस पैसे से उसने मकान ले लिया था कि रहने की जगह पास में जरूर होनी चाहिए। इस वक्त शाम के 6 बजे थे और हंसा के 2 कमरों के मकान के दरवाजे खुले हुए थे।
कमरे के बाहर खिड़की में लगा कूलर धड़ धड़ की आवाज के साथ चल रहा था और हंसा कमरे के भीतर कूलर की हवा के सामने चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा था। उसने लुंगी और बनियान पहन रखी थी। 42 की उम्र थी। शरीर सामान्य था, न मोटा न पतला। सिर के बाल काले थे। किसी से माल छीनकर दौड़ने में उस्ताद था वो। कभी छीना झपटी सहजनी किया करता था, परंतु जब से जवाई प्रेमी सरबत सिंह के साथ हुआ तो छोटे काम छोड़ दिए और कुछ बड़े काम ही करते, जिसमें कुछ लाख रुपया हाथ लगे और 1-2-4 महीने आराम से कटे। बहरहाल किसी तरह खींच खांच कर उनका वक्त निकल रहा था। उनके हिसाब से तो बढ़िया ही चल रहा था। 15 दिन पहले उन चारों ने एक जगह हाथ मारा था और हर एक के पल्ले 1,20,000 पड़ा था और इस वक्त सबका खर्चा पानी मजे से चल रहा था। 4-5 दिन से तो चारों में से कोई भी एक दूसरे से मिला नहीं था। वे ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन ही एक दूसरे से अलग रहे थे। उसके बाद फिर एक बार मिल बैठते, खाते पीते। इसी तरह मजे में इनकी जिंदगी दौड़ रही थी। तभी हंसा के कानों में फट फट की आवाज पड़ी। आ गया साला जवाई। उसी तरह बड़े हंसा बड़बड़ा उठा। फट फट उसके मकान के दरवाजे के बाहर बंद हो गई। ये जवाई की मोटरसाइकिल की आवाज थी, जिसे वो बड़े प्यार से रखता था, परंतु साइलेंसर की आवाज ऐसी थी कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि जवाई आ गया। हंसा वैसे ही लेटा रहा। चंद पलों बाद भीतर प्रवेश होने की कदमों की आहट उसे सुनाई दी, तो उसने फौरन अनुमान लगाया कि ये 2 जोड़ी कदमों की आवाजें हैं। तो हंसा ने आंखें खोलकर देखा। जवाई के साथ प्रेमी भी था। आराम हो रहा है साले, जवाई बोला। चल उठकर हमारे लिए चाय बना। चाय सुबह से मैंने अपने लिए नहीं बनाई तो तेरे लिए क्यों बनाऊंगा? हंसा करवट लेकर बोला। उठ जा, बहाने मत लगा। जवाई ने प्लास्टिक की 2 कुर्सियां खींचकर करीब की और एक पर बैठता कह उठा। हमने रास्ते में नहीं पी, सोचा तेरे हाथ की चाय पिएंगे। क्यों प्रेमी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रेमी ने फौरन सिर हिलाया, पर रास्ते में चाय वाला तो दिखा नहीं। जवाई ने प्रेमी को घूरा। प्रेमी दांत दिखाने लगा। तू हमेशा बात का सत्यानाश किया कर। साले, तेरे को रास्ते में चाय पीने को कहा नहीं था? कहा होगा, मैंने कब मना किया है, पर मैंने सुना नहीं था। प्रेमी ने पुनः दांत दिखाए। उल्लू का पट्ठा, जवाई ने तीखे स्वर में कहा। उल्लू का पट्ठा होगा तेरा बाप। प्रेमी बराबर उसे दांत दिखा रहा था। हंसा मुस्कुरा दिया। सिगरेट कहाँ है? जवाई ने हंसा से पूछा। उधर टेबल पर पड़ी है। जवाई ने उठकर सिगरेट का पैकेट और माचिस उठाई और वापस कुर्सी पर आ बैठा। सरबत सिंह नहीं आया? हंसा बोला। उसे भी बुला लेते। तेरे से खास बात करने आए हैं, प्रेमी बोला। उसके दांत दिखने अब बंद हो गए थे। क्या? ऐसे नहीं। सिगरेट सुलगाकर जवाई बोला। पहले चाय बना। जाकर खुद बना ले, हंसा ने कहा। फिर प्रेमी से बोला। बात बता। मैं बताऊंगा, जवाई फौरन बोला। तू हर बात पे मत कूदा कर जवाई, प्रेमी ने उसे घूरा। ये मेरा आइडिया था। ठीक है, तू ही बता, जवाई ने सिर हिलाया। तू चाय बना तब तक। मैं क्यों बनाऊं? जवाई ने मुंह बनाया। मैं क्या यहाँ चाय बनाने आया हूँ? हम सब तुझे ठीक ही कहते हैं, जवाई कहकर। कभी तो खुद भी काम किया कर। मेरी आदत नहीं है ऐसे काम करने की। खाने पीने को पहले आ जाता है, वो मेरी आदत है। जवाई मुस्कुरा पड़ा। कीचड़ के नाले में धक्का दूंगा, देख लेना एक दिन। तुझे साथ लेकर गिरूंगा, धक्का देकर देख ले। जवाई हंस पड़ा। कमीना ही बना रही हो, इंसान मत बनना कभी। इंसान नहीं हूं तो तेरे को क्या नजर आता हूं? जवाई ने व्यंग से कहा। हंसा शान सा दोनों को देखे जा रहा था। जब दोनों का पेट भर गया तो हंसा बोला। क्या खास बात है? देखा जाए तो खास बात है, ना समझो तो प्यारे कुछ भी नहीं है बात में, प्रेमी बोला। हंसा प्रेमी को देखता रहा। खामोश बैठा जवाई सिगरेट के कष्ट लेने लगा। सरबत सिंह ने हमें कई बार छाती ठोककर बताया है कि उसने डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ छोटा सा काम किया था। ये तो पुरानी बात हो गई। इतनी भी पुरानी नहीं, 6-8 महीने हो गए होंगे, प्रेमी बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरबत सिंह का वास्ता
देवराज चौहान से तो है ही। आगे बोल। पता चला है कि देवराज चौहान ने देवेंद्र साठी की पत्नी और बच्चे का अपहरण कर लिया है। देवेंद्र साठी और देवराज चौहान में पंगा पड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ। 10-12 दिन पहले या हफ्ता पहले देवराज चौहान ने पूरबनाथ साठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतनी खबर तो मुझे भी है। अब देवेंद्र साठी देवराज चौहान की जान के पीछे है, वो तो होगा ही। देवराज चौहान ने बचने के लिए देवेंद्र साठी के परिवार का अपहरण करके कहीं छिपा दिया है। पता चला है कि देवराज चौहान ने देवेंद्र साठी को धमकी दी है कि अगर उसे कुछ किया तो उसका परिवार नहीं बचेगा। अब हालात ये हैं कि देवराज चौहान खुला घूम रहा है और देवेंद्र साठी अपने परिवार की वजह से दिल मिलाया सा हाथ पर हाथ रखे बेबस बैठा है। ये खबर आज की ही है। इन बातों से हमारा क्या वास्ता प्रेमी? वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है और वो अंडरवर्ल्ड किंग। बात तो सुन लो। सुना? देवेंद्र साठी ने 5 करोड़ का इनाम रखा है जो उसके परिवार की जानकारी देगा। मतलब कि जो उसे ये बताएगा कि देवराज चौहान ने उसके परिवार को कहां पर रखा है। हंसा बोला, सही समझा तू। कहीं तेरे दिमाग में ये तो नहीं कि 5 करोड़ के लिए हम देवेंद्र साठी के परिवार को ढूंढे? हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? अपना सरबत सिंह है ना, वो देवराज चौहान को जानता है। सरबत सिंह से कहते हैं कि देवराज चौहान से मिलकर वो किसी तरह देवेंद्र साठी के परिवार के बारे में पता करे। सरबत सिंह करेगा ऐसा? क्यों नहीं करेगा? 5 करोड़ का सवाल है। काम बन गया तो 1.25 करोड़ हर एक को मिलेगा। मुझे नहीं लगता सरबत सिंह इस काम को राजी हो। क्यों? देवराज चौहान ने उसे उसकी बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे। ऐसे में वो देवराज चौहान से गड़बड़ नहीं करेगा। तेरे को ज्यादा पता है कि वो ऐसा करेगा कि नहीं? प्रेमी ने नाराजगी से कहा। हंसा ने जवाई को देखा जिसकी सिगरेट खत्म होने को थी। अब तू बोल जवाई, प्रेमी ने कहा। तू चाय बना कर ला, जवाई बोला। चाय छोड़, शाम हो गई है, अभी बोतल खोलेंगे, प्रेमी ने कहा। ठीक है, बोतल लेकर आ। पहले इस बारे में हंसा से बात कर। ये कहता है सरबत सिंह नहीं मानेगा ऐसा करने को। 5 करोड़ का मामला है, वो जरूर मानेगा। तो उससे बात करते, हंसा ने सोच भरे स्वर में कहा। फोन किया था उसे, फोन का स्विच ऑफ कर रखा है उसने, जवाई ने कहा। वो फोन क्यों बंद करेगा? फोन तो वो तब बंद करता है जब वो कोई खास काम कर रहा हो, हंसा बोला। हमारे बिना वो कोई खास काम करेगा नहीं। करेगा तो कम से कम हमें खबर तो होगी कि वो कुछ कर रहा है। जो भी हो, उसका फोन बंद है। क्या पता अब खुल गया हो। हंसा ने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और सरबत सिंह का नंबर मिलाने लगा। तू बोतल ले आ प्रेमी, जवाई बोला। मैं क्यों लाऊं, तू ला। मेरी मोटरसाइकिल ले जा, 10 मिनट में ले आएगा, जवाई ने दांत दिखाए। तू खुद कोई काम करता है? खाने पीने के काम तो मैं ही करता। मैं तो नहीं लाने वाला, प्रेमी ने सिर हिलाया। तू हिलाएगा। पैसे मैं दे देता। वो तेरे को मैं दे दूंगा, प्रेमी ने कड़वे स्वर में कहा। पर लाएगा तू। तभी हंसा कान से फोन हटाता बोला। सरबत सिंह के फोन का स्विच ऑफ आ रहा है। साला हमें बताए बिना किसी काम में तो नहीं लगा वो, जवाई बोला। हो सकता है, प्रेमी ने कहा। उसके घर जाना पड़ेगा, हंसा ने कहा। क्या पता वो घर पर भी ना मिले, या हो सकता है फोन बंद करके इन दिनों आराम कर रहा हो, प्रेमी हंसा। उसका घर दूर पड़ता है, जवाई ने कहा। आज तो पीने का मन है, कल सुबह मैं उसके घर जाऊंगा। अभी क्यों नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है प्रेमी? मैं 5 करोड़ का सवाल है, प्रेमी ने उसे घूरा। तू आज का काम कल पर छोड़ रहा है। ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। तेजी दिखा, तेजी। कल सुबह उठते ही सरबत सिंह के घर पहुंच जाऊंगा, पक्का, प्रेमी ने हंसा को देखकर कहा। समझा इसे, जल्दी क्या है? हंसा सोच भरे स्वर में बोला। सरबत सिंह से कल बात हो जाएगी। सुन लिया, जवाई ने प्रेमी को देखा। मेरे और हंसा के विचार मिलते हैं। जा बोतल ला। वो तो तू ही लाएगा, मैं नहीं जाने वाला, प्रेमी ने पक्के स्वर में कहा। बोतल रखी है मेरे पास, हंसा कह उठा। पीने का शौक है तो बोतल रखना भी सीखो। सुना?
प्रेमी ने जवाई को घूरा। ये बात वो तेरे से कह रहा है? जवाई ने मुंह बनाकर कहा। पूछ ले, वो तेरे से कह रहा है। प्रेमी ने हाथ आगे बढ़ाया। शर्त लगा ले, पहले पी लेने दे, उसके बाद शर्तें लगाएंगे। बकवास बंद करो। हंसा ने दोनों को घूरा। मैं देवेंद्र साठी के परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? यही कि देवराज चौहान ने उन्हें कहाँ छिपा रखा होगा। तुम में से कोई देवराज चौहान का ठिकाना जानता है? प्रेमी और जवाई ने एक दूसरे को देखा। दोनों के सिर इनकार में हिले। हमें देवराज चौहान को ढूंढकर उस पर भी नजर रखनी चाहिए। कभी तो वो वहां जाएगा जहां उन लोगों को रखा है। मेरे ख्याल में हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जवाई बोला। सारी समस्या को सरबत सिंह हल कर देगा। वो देवराज चौहान का ठिकाना भी जानता होगा और वो पता भी लगा लेगा कि साठी का परिवार कहाँ पर है। बहुत ही आसान मौका हाथ आया है। 5 करोड़ कमाने का 1.25 करोड़ मेरे हिस्से में आएगा। आज तक मैंने शादी नहीं की कि ढंग से नोटों का जुगाड़ नहीं हो पाया। 1.25 करोड़ हाथ में आते ही मैं शादी करूंगा और कोई दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा। दुकान का सारा काम मेरी बीवी संभाला करेगी और मैं आराम करूंगा। तेरी बीवी दुकान संभालने में लगी रहेगी तो तू कैसे मौज लेगा? प्रेमी कह उठा। तेरे को नहीं पता? जवाई मुस्कुराया। मैं कर लूंगा। तो असली जवाई बनने को सोच रहा है तू? हाँ, ससुराल वालों से अपनी खूब सेवा करवाऊंगा, मजे में रहूंगा। सुन लिया? प्रेमी ने हंसा को देखकर कहा। ससुराल वालों से सेवा कराएगा अपनी? तुम दोनों की बेकार की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो साठी के परिवार के बारे में सोच रहा हूँ कि उसे कहाँ रखा होगा। देवराज चौहान ने, हंसा ने कहा। मुझे ये काम आसान नहीं लगता। क्यों? काम आसान होता तो देवेंद्र साठी 5 करोड़ का इनाम क्यों रखता? देवेंद्र साठी के पास ताकत की कमी नहीं है। काम टेढ़ा है, तभी तो उसने 5 करोड़ का इनाम रखा है। इस मामले में काम कितना भी टेढ़ा हो, प्रेमी बोला, सरबत सिंह के लिए काम आसान है। वो देवराज चौहान को जानता है और उससे मिलकर पता कर सकता है कि देवेंद्र साठी का परिवार कहाँ है। ये काम करना सरबत सिंह के लिए मामूली बात है। सुबह जाऊंगा सरबत सिंह के घर। जवाई सिर हिलाता कह उठा। अब बोतल खोलो, देर क्यों लगा रहे हो? रात के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान, जगमोहन और खुदे अभी अभी उस 4 मंजिला इमारत के बाहर पहुंचे थे, जो कि विलास डोगरा का वो ही ठिकाना था जहां देवराज चौहान और जगमोहन को बुलाकर उसने कठपुतली नाम की नशीली दवा पिलाई थी। कार उन्होंने दूसरी इमारत के पास खड़ी कर रखी थी। सड़क पर ट्रैफिक निकल रहा था। हेडलाइटें चमक रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। गुस्से से भरे चेहरे, आंखों में वहशी भाव, उनकी हर हरकत से जैसे मौत के भाव टपक रहे थे। जगमोहन के कंधे पर छोटा सा बैग मौजूद था जिसमें ग्रेनेड और बम थे। इमारत के भीतर रोशनी थी। नीचे का हिस्सा खाली था और वहां कारें पार्क की जाती थी। पूरी इमारत पिल्लरों पर खड़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर रोशनी हो रही थी और मध्यम सी रोशनियां नीचे पार्किंग वाले हिस्से में फैली थी। डर लग रहा है खुदे? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में पूछा। तो तुम लोग साथ हो तो डर क्यों लगेगा? खुदे ने खुद को संभालते हुए कहा। हम भीतर जा रहे हैं। देवराज चौहान भिजे स्वर में बोला। विलास डोगरा भीतर मिल गया तो आज ही ये मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, खुदे के होठों से निकला। तुम बाहर अंधेरे में गेट के पास रिवॉल्वर लिए खड़े रहोगे। फालतू मैगजीनें तुम्हारी जेब में हैं। भीतर वालों को हम संभाल लेंगे। इस दौरान कोई गेट से निकलकर बाहर भागना चाहे तो उसे तू भागने नहीं देना, शूट कर देना। मैं ऐसा ही करूंगा देवराज चौहान। खुदे का स्वर सख्त हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन सामने गेट की तरफ बढ़ गए। खुदे की निगाह उन पर थी और जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर उसने हाथ रखा और सिर घुमाकर सड़क की तरफ देखा जहां से ढेरों ट्रैफिक निकल रहा था। फिर वापस गेट की तरफ देखने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन वहां पहुंच चुके थे और गेट पर 2 आदमी टहलते दिखाई दे रहे थे। खुदे वहीं खड़ा देखता रहा। फिर उसने उन 2 आदमियों को गिरते देखा। खुदे समझ गया कि देवराज चौहान और जगमोहन ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उन पर फायर किए हैं।
फिर उसने दोनों को गेट खोलकर भीतर जाते देखा तो खुदी ने रिवॉल्वर निकाली और गेट के पास सरक आया। उसके रिवॉल्वर की नाल पर भी साइलेंसर चढ़ा था। भीतर निगाह मारी तो गेट के भीतर की तरफ दो लोग गिरे दिखे। तभी खुदे का फोन बज उठा। मुसीबत। खुदे बड़बड़ाया और फोन निकालकर बात की। हेलो, कैसे हो? टुन्नी की गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। आ क्यों नहीं जाते? नहीं आ सकता। तेरे को सब पता तो है कि मैं मुसीबत में पड़ा हूँ। खुदे की निगाह गेट से भीतर जा रही थी। क्या कर रहे हो? खुदे ने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर को देखा, फिर कह उठा, बाहर सड़क पर टहल रहा हूँ। बाहर क्यों निकले? साठी के आदमियों ने तुम्हें देख लिया तो मार देंगे। टुन्नी का तेज स्वर कानों में पड़ा। अब साठी की चिंता नहीं है कुछ दिन तक। क्यों? देवराज चौहान की पत्नी ने साठी के परिवार को बंधक बनाकर कुछ वक्त के लिए उसे चुप रहने को कहा है। सच? उधर से टुन्नी खुश हो उठी। फिर तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इधर बहुत काम है। ऐसा क्या काम है जो तुम अपनी पत्नी के पास भी नहीं आ सकते? कितने दिन हो? समझा कर टुन्नी, इधर जान को जंजाल पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त देवराज चौहान और जगमोहन के साथ विलास डोगरा के ठिकाने पर धावा बोल रहा हूँ। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। अब तुम्हें क्या जरूरत है इन दोनों के साथ रहने? मेरी प्यारी टुन्नी, समझा कर खुद ही सब्र के साथ बोला। देवराज चौहान ने मुझसे वादा किया है कि ये काम निपटाकर वो डकैती करेगा और मुझे अच्छी खासी रकम मुहैया कराएगा। उन पैसे से हमारे सारे कलेश कट जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है और सब कुछ तुझे पहले भी बता चुका हूँ। महीने भर की तो बात है, उसके बाद हम चैन से रहेंगे। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। उधर से टुन्नी ने मुंह बनाकर कहा, मेरा कहाँ लगता है, पर काम में फंसा हूँ तो उसे भी निपटाना है। देवराज चौहान के साथ डकैती करूंगा तो सारी उम्र का खर्चा एक ही झटके में वसूल हो जाएगा। उसके बाद तो हमेशा तेरे ही पास। टुन्नी, एक खुशखबरी सुन। खुदे एकाएक बोला। क्या? बिल्ले का काम हो गया। काम हो गया? मेरा मतलब मर गया। किसी ने उसे मार? तूने तो नहीं मारा? मेरे मारने से पहले ही वो किसी और के हाथों मारा गया। हरीश खुदे ने कड़वे स्वर में कहा। हरामजादे ने बहुत बड़ी गद्दारी की हमारे साथ। देवराज चौहान के बारे में देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को 1-1 करोड़ लेकर बता दिया कि हम कहाँ छिपे हैं। सत्यानाश हो उसका। वो तो हो गया, जैसा काम किया था वैसा ही उसे फल मिला। अच्छा हुआ मेरे पीछे तो हाथ धोकर पड़ा था। बहुत घटिया दोस्त था तुम्हारा। भूल जाओ, मर गया वो मुझे याद ही कब था जो भूलूं। तू वादा कर कि बीच में वक्त लगा तो तू मेरे पास जरूर आएगा। पक्का आऊंगा, खुदे ने कहा और फोन बंद करके जेब में रख लिया। उसी पल उसके कानों में एक धमाकेदार आवाज पड़ी। खुदी समझ गया किसी ने देवराज चौहान या जगमोहन पर गोली चलाई होगी, परंतु उसके बाद फायर की आवाज नहीं आई। तो खुदी ये भी समझ गया कि साइलेंसर लगे रिवॉल्वर बढ़िया काम कर रहे हैं। हरीश खुदी वहीं पर टिका रहा। रिवॉल्वर हाथ में थी। अंधेरा था, वो सुरक्षित था। आधा घंटा बीतने पर एक आदमी गेट की तरफ आता दिखा। वो घायल था, लंगड़ा रहा था। उसी पल खुदी सामने आया और उस पर गोली चला दी। पिट की आवाज उभरी और वो गेट के भीतर ही गिर गया। खुदे पुनः ओट में हो गया। इस तरह खुदे ने 7 लोगों को मारा। भीतर से यदा कदा गोली चलने की आवाज आ जाती थी। उनके बाहर आने से खुदे को समझते देर नहीं लगी कि देवराज चौहान और जगमोहन ने खासा कोहराम मचा रखा होगा। तभी तो चूहे खुली हवा लेने के लिए बाहर भागे आ रहे हैं। 1.5 घंटा बीत चुका था। खुदे सब्र के साथ ड्यूटी संभाले हुए था। फिर एक आदमी और भीतर से गेट की तरफ भागता आता दिखा, जबकि खुदे मन ही मन सोच रहा था कि क्या विलास डोगरा भीतर है। भीतर है तो आज रात ही काम निपट जाएगा, परंतु वो जान लेना चाहता था कि विलास डोगरा भीतर है कि नहीं। उत्सुकता थी मन में। वो रिवॉल्वर थामे फौरन गेट पर आ खड़ा हुआ और भागकर आते आदमी से बोला, रुक जाओ। इसके साथ ही हरीश खुदे ने उस पर रिवॉल्वर तान दी। वो आदमी रुका। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था। विलास डोगरा भीतर है? खुदे ने एक खतरनाक स्वर में पूछा। नहीं, वो घबराया सा कह उठा।
मुझे जाने दो। मैं तभी खुदे ने ट्रिगर दबा दिया तो अगले ही पल वो पीछे जा गिरा। खुदे पुनः ओट में खड़ा होकर भीतर झांकने लगा। ये अच्छा था कि अभी बाहर से कोई भीतर नहीं आया था। कोई आता तो उसके साथ पंगा खड़ा हो जाना था, क्योंकि आने वाले ने उसे छिपे पहले ही देख लेना था। कुल मिलाकर 2 घंटे बाद देवराज चौहान और जगमोहन बाहर आए। अब जगमोहन के कंधों पर बमों वाला छोटा सा बैग नहीं था। अंधेरे में उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। यहाँ से चलो, ये बिल्डिंग उड़ने वाली है। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और वो तीनों तेजी से उधर दौड़ते चले गए जहां उन्होंने कार खड़ी की थी। वो कार में जा बैठे। खुदे ने कार स्टार्ट की। कार जल्दी से आगे बढ़ी। वो वहां से कुछ आगे आ गए। बस यहीं रुको, जगमोहन ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। खुदे ने सड़क किनारे कार रोकी तो उसकी निगाहें जगमोहन की बाजू पर पड़ी। तुम्हारी बाह को क्या हुआ? खुदे ने पूछा। गोली बाह का मांस उड़ाते हुए निकल गई। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम ठीक हो? खुदे ने पिछली सीट पर मौजूद चौहान पर निगाह मारी। हाँ, देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। कितने आदमी थे भीतर? 20 के करीब होंगे, जगमोहन बोला। सब मारे जा चुके हैं। विलास डोगरा भीतर नहीं था, बच गया। तभी कानों को फाड़ देने वाले धमाके हुए। 1, 2, 3, 4, 5। अजीब सी गर्जना जैसी आवाज उभरी, जैसे इमारत हिली या गिरी हो। चलो, जगमोहन ने होठ खींचकर कहा। खुदे ने कार आगे बढ़ा दी। साठी साहब, जाफर ने फोन बंद करते हुए कहा। खबर आई है कि देवराज चौहान और जगमोहन ने विलास डोगरा के एक ठिकाने पर हमला किया। पहले वहां मौजूद लोगों को मारा, फिर बम से बिल्डिंग उड़ा दी। बहुत जल्दी देवराज चौहान मैदान में आ गया। देवेंद्र साठी के होठ से कुड़े। डोगरा का ये वो वाला ठिकाना है जहां वो रातें बिताता था। साठी जाफर को देखता रहा। हमारे आदमी देवराज चौहान पर बराबर नजर रखे हुए हैं। वो दोनों अकेले थे या उसके साथ और लोग भी थे? खुद था उसके साथ। बस वो 3 थे। हिम्मत का काम किया उन्होंने। विलास डोगरा हाथ नहीं लगा। वो शाम को ही वहां से चला गया था। देवेंद्र साठी ने अपना सोचों से भरा चेहरा हिलाया। जाफर, आखिर ऐसा क्या है जो आजाद होने के चंद घंटों बाद ही देवराज चौहान ने विलास डोगरा के यहाँ हमला बोल दिया? वो ही बात, कठपुतली वाली? जी, वो तो बहाना है। मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता। असल बात कुछ और है, साठी बोला। जाफर खामोश रहा। तेरे को क्या लगता है कि क्या बात है? मेरे को तो वो कठपुतली की नशे वाली बात सही लगती है, जाफर ने कहा। मेरे भाई को किसने मारा? साठी के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। देवराज चौहान ने। यहाँ पर आकर सारी बात खत्म हो जाती है कि हमारा शिकार देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदे है। मैं आपकी बात पर इनकार नहीं कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने खुद माना है कि बड़े साठी साहब को उसने गोली मारी, परंतु मैं मामले की दूसरी तरफ से सोच रहा हूँ। जैसा कि देवराज चौहान कहता है कि उसे डोगरा ने नशे की दवा दी। जब वो बेकाबू हो गया था तो उसे बड़े साठी साहब को मारने को कहा और उसने ऐसा कर दिया। बेशक बड़े साठी साहब को देवराज चौहान ने गोली मार दी, परंतु उसके पीछे विलास डोगरा का आदेश काम कर रहा था। देवेंद्र साठी खामोश रहा। मोना चौधरी दुबई से किसी को उठा लाने का काम 50 करोड़ में विलास डोगरा को सौंप रही थी कि अचानक उसने इरादा बदल दिया और ये काम बड़े साठी साहब के हवाले कर दिया। इस बात का बदला लिया डोगरा ने। मैंने ये बात सुनी है। अब आप आंखें बंद करके फैसला करना चाहते हो तो मैं आपका हुक्म मानूंगा। तेरा मतलब कि देवराज चौहान को छोड़ देना चाहिए? इतना बड़ा फैसला मैं कैसे बता सकता हूँ? जाफर बोला। सारे हालात तो आपके सामने हैं। देवेंद्र साठी के दांत फिंच गए। मेरे भाई को गोली किसने मारी? साठी गुर्राया। देवराज चौहान ने। तो फैसला हो गया कि हमने देवराज चौहान से बदला लेना है। आपके फैसलों की तामील हो गई साठी साहब, जाफर सतर्क स्वर में कह उठा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देवराज चौहान तो उस समय विलास डोगरा का हुक्म बजा रहा था। देवराज चौहान की डोर उस वक्त डोगरा के हाथ में थी। देवेंद्र साठी कठोर नजरों से जाफर को देखने लगा। गलती माफ हो,
असल में हमारा शिकार डोगरा है, देवराज चौहान नहीं। तेरा क्या मतलब है कि मैं ये सब नहीं समझ पा रहा हूँ? साठी ने शब्दों को चबाकर कहा। तो फिर देर किस बात की? देवराज चौहान की बात पर सीधे सीधे भरोसा कैसे करे? ये सब तो देवराज चौहान ने कहा है, क्या पता सब कुछ झूठ हो? डोगरा इस बात को कभी भी नहीं मानेगा। मैं इन बातों में उलझकर रह जाऊंगा। देवेंद्र साठी गुस्से से बोला। आपने अपने भाई के हत्यारे को सजा देकर बड़े साठी साहब की आत्मा को शांति देनी है। क्या पता देवराज चौहान को मार देने से बड़े साठी साहब की आत्मा को शांति न मिले। जाफर दबे स्वर में बोला। देवेंद्र साठी सोचता रहा। चेहरे पर गंभीरता रही, कठोरता रही। फिर बोला, हम इस सोच के साथ मैदान में उतरे तो मामला लंबा हो जाएगा। अगर यह बात सच है तो डोगरा कभी इस बात को नहीं मानेगा, परंतु ये सोचकर मैं चुप भी नहीं बैठ सकता। अभी बाहर के हालात देखने दो कि देवराज चौहान क्या करता है और कहां तक करता है। देवराज चौहान ने अगर खुद को बचाना है तो फिर वो ये बात साबित करने की कोशिश जरूर करेगा कि ये काम उससे विलास डोगरा ने धोखे से करवाया है। वो मेरे सामने इस बात को साबित करने की कोशिश कर सकता है। कैसे साबित करेगा? ये सोचना देवराज चौहान का काम है, मेरा नहीं। देवराज चौहान की खबरें बराबर हासिल करते रहो कि वो क्या क्या कर रहा है। जाफर ने सिर हिलाया। आरू और बच्चों की कोई खबर लगी? देवेंद्र साठी ने पूछा। हमारे आदमी ये पता लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाटिल भी वहीं कैद है। देवराज चौहान ने चाल तो बढ़िया चली है, लेकिन ये सब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। साठी ने दांत खींचकर कहा। ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है। देवराज चौहान पर नजर रखो। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा एक हाथ में विस्की का गिलास पकड़े, दूसरा हाथ रीटा की कमर में डाले झूमता हुआ कह उठा। तू न होती तो मैं खाली खाली दीवारों से टक्कर मार रहा होता। मेरा दिल कौन लगाता? तो मैं आपका दिल लगाने वाला खिलौना हूँ? रीटा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम तो मेरी जान हो, मेरा जहान हो। डोगरा उसे चूमते हुए कह उठा। आग चढ़ गई लगती है। विलास डोगरा हंस पड़ा। ये विस्की क्या चढ़ेगी मुझ पर? मुझ पर तो तुम ही चढ़ी रहती हो हमेशा। मेरे दिमाग पर सवार रहती हो, मेरे दिल पर सवार रहती हो। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम ही हमेशा मुझ पर सवार रहो, दिल लगा रहे मेरा, और इसी तरह जिंदगी भी कट जाए। एक बात कहूँ डोगरा साहब? कह, कभी सोचा है कि आपकी इतनी बड़ी दौलत का क्या होगा? हम दोनों ने अभी 100 साल और जीना है रीटा डार्लिंग। मैं जानती हूँ, पर क्या ये अच्छा नहीं हो कि हम शादी कर लें, बच्चे पैदा कर ले? नहीं रीटा डार्लिंग, कभी नहीं। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। औरत जब पत्नी बन जाए तो उसमें रस खत्म हो जाता है। दोस्त बनकर रहे तो बेशक 50 साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत बच्चा पैदा कर दे तो वो बढ़ जाती है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हम ऐसे ही ठीक है। कितनी बढ़िया कट रही है हमें। और मैं तो चाहती हूँ कि आपकी जायदाद संभालने वाला कोई हो जो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी बढ़िया कटनी चाहिए, फिर दौलत कोई भी ले, क्या फर्क? तभी डोगरा का मोबाइल बजने लगा। डोगरा साहब, फोन। रीटा उससे अलग होती कह उठी। ये फोन भी मजाक किरकिरा कर देता है। डोगरा ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। रीटा ने फोन रिसीव किया, बात की, फिर डोगरा से कहा, आपके लिए फोन है। वो पास आ पहुंची। डोगरा ने बात की, बात करता रहा, हाँ हाँ करता रहा। फिर फोन बंद करके रीटा को देखकर कह उठा, बहुत गड़बड़ हो गई रीटा डार्लिंग। क्या हुआ डोगरा साहब? हम वक्त पर वहां से निकल आए। मेरा ख्याल ठीक था। देवराज चौहान ने उस ठिकाने पर हमला बोला। 2 ही जिंदा रहे। वो बमों से बचकर बाहर आ गए। उस इमारत को बम लगाकर उड़ा दिया उसने। बड़ी गड़बड़ी कर दी देवराज चौहान ने। विलास डोगरा गुस्से से कह उठा। वो आपके पीछे पड़ गया है? ऐसा ही लगता है। मेरी आशा से ज्यादा चालाक निकला। साठी और मोना चौधरी से खुद को बचाकर निकल गया। अब क्या होगा डोगरा साहब? रीटा गंभीर स्वर में कह उठी। जो खुदा को मंजूर होगा। खुदा को क्या मंजूर है? खुदा जानता है कि चींटी हाथी से नहीं टकरा सकती। हाथी तो हाथी है, चींटी को तो मरना ही है। अब देखना यह है कि कब तक चींटी हाथी पर चढ़ी बसती है। विलास डोगरा कहर से हंसकर बोला।
अगर चींटी हाथी के कान में घुस गई तो? रीटा बोली। ऐसी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही हाथी चींटी को नीचे गिरा देगा। मुझे यदि पहले पता होता कि देवराज चौहान ये सब करने तक पहुंच जाएगा तो मैं ही उसे खत्म कर देता। कहीं वो यहाँ ना पहुंच जाए। रीटा डार्लिंग, फिक्र मत करो, ये जगह केवल 2-4 जनों को ही पता है। यहाँ हम सुरक्षित हैं। फिर परसों तो हमने अपने टूर पर निकल जाना है। हिंदुस्तान के कई शहरों में जाना है। अपने लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं निपटाएंगे। हर 6 महीने में एक बार मेरा ये टूर होता है और 15 दिन के बाद वापसी होती है। हमारे वापस आने पर हमारे आदमी देवराज चौहान और जगमोहन को खत्म कर चुके होंगे। विलास डोगरा मुस्कुराकर कह उठा। उनके साथ हरीश खुदे भी है, वो भी मरेगा। तभी रीटा के हाथों में दबा फोन बज उठा। हेलो, रीटा ने बात की। साठी साहब से बात कराओ, उधर से मौला का स्वर सुनाई दिया। रीटा फोन को डोगरा की तरफ बढ़ाती बोली, मौला हुसैन है। डोगरा ने फोन लिया और कुर्सी पर बैठता कह उठा, बोल मौला, पता चला है कि देवराज चौहान ने विले पार्ले वाला बंगला? उधर से मौला ने कहना चाहा। हाँ, वो जगह बर्बाद हो गई, नुकसान हुआ, बुरा लगा। डोगरा कह उठा, देवराज चौहान का इंतजाम करना होगा। मौला के स्वर में गुस्सा था। ये काम रशीद संभालेगा, अभी उसे फोन करता हूँ। रमेश टुडे इस काम को बढ़िया ढंग से, रशीद भी ठीक से संभाल लेगा, मैं अभी उससे बात करता हूँ। डोगरा ने कहा, देवराज चौहान का मामला बहुत मामूली है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ड्रग्स ठीक से डिलीवर हो रही है, सब ठीक चल रहा है। मैं अपने काम अधूरे नहीं छोड़ता। आज भी अफगानिस्तान से आया माल तट पर उतरेगा, उसे ही लाने की तैयारी में गया हूँ। सारी रात उसी में बीत जाएगी। जाफर का दोपहर में फोन आया था, उसे दिल्ली के कॉलेज में बच्चों के लिए ड्रग्स चाहिए, वो तेरे से मिलेगा। उसे कम भाव लगाना, वो माल ज्यादा लेता है। मैं चाहता हूँ कि वो साठी से माल लेना बंद कर दे। मैं समझ गया डोगरा साहब, तू अपने काम में ध्यान लगा मौला। देवराज चौहान की कोई समस्या नहीं, काम निपट जाएगा। डोगरा ने कान से फोन हटाया, बंद किया तो रीटा कह उठी, देवराज चौहान ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया डोगरा साहब। मेरी रीटा डार्लिंग का मूड बिगड़ गया, ये तो बुरी बात है। डोगरा पुनः फोन मिलाता प्यार से बोला, धंधे में गड़बड़ी तो चलती ही रहती है, मूड भी ठीक हो जाएगा। कहकर डोगरा ने फोन कान से लगा दिया। रशीद को? रीटा बोली। विलास डोगरा जवाब में गर्दन हिलाकर रह गया। हेलो, रशीद की नशे से भरी आवाज विलास डोगरा के कान में पड़ी। मस्ती कर रहा है? विलास डोगरा शांत स्वर में बोला। ओ डोगरा साहब, एकाएक रशीद की आवाज में चौकस भाव आ गए थे। बहुत आराम कर लिया तूने। आप कोई काम ही नहीं बताते? तो सुन, काम सुन। डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना है कि नहीं? बरोबर सुना है। मेरा उसका कुछ पंगा है, वो मेरे पीछे पड़ गया है। उसकी ये हिम्मत! विले पार्ले वाली 4 मंजिला मेरी बिल्डिंग उड़ा दी है उसने, वहां 20 को गोली मारी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी पंगा खड़ा हुआ है, तू देवराज चौहान को संभाल। वो 3 हैं, जगमोहन और हरीश खुदे भी उनके साथ है। खुदे को तो तू जानता ही होगा, 8 साल उसने 60 भाइयों के लिए काम किया है। याद है, 2-3 बार मिला उससे। मैं अभी सबको खत्म करता हूँ। रशीद की आवाज आई। कितने आदमी हैं तेरे पास? इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 6 आदमी ही हैं, पर अभी फोन करके 100 से ऊपर आदमी को 1 घंटे में इकट्ठे करके देवराज चौहान, जगमोहन और खुदे के पीछे लगाता हूँ। सुबह तक उनका काम हो जाएगा डोगरा साहब। काम निपटते ही मुझे फोन कर, कहकर डोगरा ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता थी। कब तक रशीद काम पूरा करेगा? रीटा ने पूछा। सुबह तक। सिगरेट तो पिला। रीटा वहां से हटी और कुछ दूर रखा पैकेट उठा लाई। विलास डोगरा ने सिगरेट सुलगाकर कहा, बहुत नुकसान किया देवराज चौहान ने। आपने भी तो कम नहीं किया, उसे कठपुतली देकर बहुत नचाया। रीटा मुस्कुराई। अगर हमले के वक्त हम वहां पर होते तो न जाने क्या होता। देवराज चौहान पागल हुआ पड़ा है। डोगरा कष्ट लेते कह उठा, अगर हम वहां होते तो देवराज चौहान बचता नहीं। बचेगा तो वो अभी भी नहीं। रशीद ने उसे सुबह तक खत्म कर देना है।
मुझे साठी के परिवार के लोगों के बारे में पता लगाना होगा। उसकी क्या पड़ी है आपको? अगर रशीद सुबह तक देवराज को खत्म नहीं कर सका तो देवराज चौहान और भी आगे बढ़ेगा, मुझे नुकसान पर नुकसान देता रहेगा। देवेंद्र साठी ने कब का देवराज चौहान को मार दिया होता अगर उसका परिवार देवराज चौहान के कब्जे में न होता। अगर उसे उसका परिवार मिल जाए तो वो देवराज चौहान को मार डालेगा और हमारा काम हो जाएगा। बात तो आपकी सही है डोगरा साहब, क्यों ना सुबह तक इंतजार करने, शायद रशीद ही मार दे देवराज चौहान को। विलास डोगरा ने रीटा को देखा। रीटा का खूबसूरत चेहरा कयामत ढा रहा था। तो इतनी खूबसूरत क्यों है? विलास डोगरा मुस्कुराया। ताकि आपका दिल लगा कर रखूं। रीटा मुस्कुराई। देखना, तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी। डोगरा ने गहरी सांस ली। अब मुझे छेड़ने लगे? रीटा शरारती स्वर में कह उठी। तू ठीक कहती है, सुबह तक देख लेते हैं कि रशीद क्या करता है। विलास डोगरा कह उठा। तो सुबह तक हमें फुर्सत है? रीटा ने बाहें फैला दी। ये विलास डोगरा का वो ठिकाना था जहां चोरी छिपे हथियार रखे जाते थे और उन्हें आगे सप्लाई किया जाता था। इस सारे काम को रशीद संभालता था। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका था, सीमा पार करके। पाकिस्तान से ही उसे हथियार मिलते थे। वो खुद सीमा के इस पार पहुंचा देते थे हथियारों को और वहां से रशीद के आदमी हथियार को संभालते और ठिकाने पर ले आते। रास्ते में पड़ने वाले सब नाके सेट कर रखे थे। माल आए या न आए, हर महीने हर नाके पर नोट पहुंच जाते थे। सब बढ़िया चल रहा था। रशीद खतरनाक माना जाता था। पुलिस को आज भी उसकी तलाश थी। 8 हत्याएं उसके सिर पर थी, परंतु विलास डोगरा की छत्र छाया में उसका वक्त बढ़िया कट रहा था। उसके बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस वाले उस पर हाथ नहीं डालते थे, यानी कि उनके पास डोगरा की तरफ से वक्त पर नोट पहुंचते रहते थे। रशीद की उम्र 40 साल थी। वो एक सेहतमंद और लंबा व्यक्ति था। गहरा सांवला रंग, चेहरे पर चाकू के कटे का पुराना निशान, क्लीन शेव चेहरा। ताकत उसमें इतनी कि वो एक साथ 6 लोगों को भी खाली हाथों से परास्त कर देता था, परंतु अधिकतर वो अपने काम में व्यस्त रहता था। आज शाम को ही एक ट्रक में हथियार भेजे गए थे। रास्ते में हर पहचान के नाके को ट्रक का नंबर बताकर फोन कर दिया था कि इस ट्रक में उसका माल है, ट्रक को रोका ना जाए। साथ ही एक पुलिस वाला सादे कपड़े में मोटरसाइकिल पर ट्रक के साथ चल रहा था ताकि रास्ते में किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो उसे संभाला जा सके। रशीद ने उससे कहा था कि ट्रक गोवा पहुंचने पर उसे 1 लाख रुपया देगा। पाकिस्तान से हथियार कम दामों पर मिलते थे, ऐसे में पुलिस वालों को पैसा देने में कोई परेशानी नहीं आती थी। डोगरा ने उससे कह रखा था कि पुलिस वालों को कभी भी नाराज नहीं किया जाए, उनके दम पर ही उनका काम चलता है। रशीद इस सच को समझता था। विलास डोगरा का फोन आने के बाद रशीद फोन पर व्यस्त हो गया और अपने आदमियों को फोन करने में लग गया। आधे घंटे बाद फारिग हुआ। इस दौरान उसने 100 के करीब आदमियों को देवराज चौहान, जगमोहन और खुदे को तलाश करके मार देने के काम पर लग चुका था। रशीद के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी, जो थोड़ी बहुत ही थी। वो नशा उतर चुका था। इस वक्त वो ऑफिस जैसे कमरे में था। टेबल पर फाइलें और कागज बिखरे हुए थे। वो कुर्सी छोड़कर उठा और पैकेट से सिगरेट सुलगाने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर सोचे थी। बाहर काफी बड़ा हॉल था और 5 लोग लकड़ी की पेटियां ठोक रहे थे। पेटियों में हथियारों को पैक किया जा रहा था। वो सब अपने ही आदमी थे। तभी एक तरफ से एक आदमी निकलकर उसके पास पहुंचा। काम बंद कर दे गोपाल, आवाजें सिर में बहुत बज रही हैं, अब आराम करने को कह दे। बस करो, गोपाल ने आवाज लगाकर कहा। काम बंद कर दो, आराम करो। ठोका पीटी की आवाजें थम गई। वे अपनी जगहों से उठने लगे, इधर उधर जाने लगे। आप भी आराम कर लीजिए रशीद साहब, अपना ट्रक तो दिन का उजाला निकलने से पहले ही गोवा पहुंच जाएगा। आज रात आराम नहीं हो सकेगा। देवराज चौहान, जगमोहन और खुदे को खत्म करना है। अपने आदमी उन तीनों को तलाश कर रहे हैं। मुझे भी बाहर निकलना होगा। डोगरा साहब का ये काम अर्जेंट है। मैं भी साथ चलूं? गोपाल बोला। चल।
कहकर रशीद वापस अपनी कैबिन में पहुंचा और एक तरफ रखी बोतल उठाकर गिलास तैयार किया और एक ही सांस में आधा खत्म कर दिया। फिर सिगरेट सुलगा ली। तभी दरवाजा खुला और गोपाल ने भीतर प्रवेश किया। आ गया, अभी निकलते। रशीद ने उसे कुछ कहना चाहा कि शब्द मुंह में ही रह गए। गोपाल के पीछे देवराज चौहान उसकी पीठ पर साइलेंसर लगी रिवॉल्वर लगाए खड़ा था। वो देवराज चौहान को पहचान गया था। तुम? रशीद के होठों से निकला। गोपाल को धकेलता देवराज चौहान 2 कदम भीतर आ गया। गोपाल के चेहरे पर आतंक के भाव थे। देवराज चौहान ने साइलेंसर लगी नाल गोपाल की पीठ से सटाकर उसके सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। रशीद की आंखें फैल गई। देखते ही देखते गोपाल आगे को गिरा, टेबल से टकराया और नीचे गिर गया। देवराज चौहान की खतरनाक निगाहें रशीद पर टिकी थी। आंखें शोले बरसा रही थी। एकाएक रशीद को होश आया। उसने तेजी से हाथ टेबल की ड्रॉ की तरफ बढ़ाया। पिट! देवराज चौहान के हाथ में रखे रिवॉल्वर से फायर हुआ। गोली टेबल पर मौजूद फाइल के रास्ते टेबल में धंसी और नीचे फर्श पर जा टकराई। रशीद जहां का तहां रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना उभरा। जल्दी मौत चाहता है तो कोई शरारत करना। देवराज चौहान के होठों से एक गुर्राता स्वर निकला। देवराज चौहान को देखता रशीद होठों पर जीभ फेर कर रह गया। पहचानता है मुझे? पुनः गुर्राया देवराज चौहान। रशीद ने हाँ में सिर हिलाया। मैं हूँ देवराज चौहान। देवराज चौहान के लहजे में खूंखारता भरी थी। वो देवराज चौहान जिसके साथ विलास डोगरा ने तगड़ी धोखेबाजी की और मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। उस मौत के कुएं से कुछ पल की मोहलत पाकर मैं विलास डोगरा को खत्म करने निकला हूँ। यहाँ से 2 मील दूर तेरे 3 आदमियों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर गोलियां चलाई, परंतु मैंने उन तीनों को मार दिया। उनमें से एक की सांसें चल रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तुमने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। मैंने तुम्हारे ठिकाने का पता पूछा और यहाँ आ गया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये विलास डोगरा का ठिकाना है। रशीद ठगा सा खड़ा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। तेरे को ऐसा ऑर्डर विलास डोगरा से मिला? हाँ। देवराज चौहान ने अपना दरिंदगी से भरा चेहरा दिखाया। एक कागज पेन उठा। देवराज चौहान उसी लहजे में बोला। रशीद जरा भी नहीं हिला। सुना नहीं? देवराज चौहान गुर्रा उठा। रशीद जल्दी से टेबल पर पहुंचा और कागज पेन ढूंढने लगा। सिर्फ कागज पेन, हथियार की तरफ हाथ बढ़ाने की सोचना भी मत, देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। रशीद कागज पेन थमाकर भय भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। अब बता, आराम से मरना चाहता है या तड़प तड़प कर? देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। मुझे मत मारना। मरेगा तो तू जरूर, क्योंकि तू विलास डोगरा के लिए काम करता है। आराम से मरना चाहता है या तड़प तड़प के? आराम से। रशीद का स्वर कांप उठा। गालों पर पसीने की लकीर बह निकली। तो इस कागज पर अब विलास डोगरा के ठिकाने के पते लिखने शुरू कर दे। रशीद टेबल पर झुका और जल्दी से कागज पर लिखने लगा। तभी कदमों की आहट गूंजी और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव दिखाई दे रहे थे। हाथों में रिवॉल्वर दबी। आहट सुनकर रशीद ने सिर उठाया तो देवराज चौहान गुर्राया। सिर नीचे, जो काम कर रहा है वह कर, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। रशीद पुनः कांपते हाथों से लिखने लगा। 6 लोग थे इस ठिकाने पर। जगमोहन गुर्राया। अब कोई जिंदा नहीं बचा। मतलब कि ये 7वां और आखिरी है? देवराज चौहान ने रशीद को देखकर कहा। हाँ, खुदे कहाँ है? वो इस इमारत के बाहरी हिस्से में खड़ा है। तुम यहाँ से बाहर निकलकर खड़े हो जाओ। जगमोहन फौरन पलटकर बाहर निकल गया। रशीद रुकते हुए बोला। मुझे जितने पता थे सब लिख दिए। कितनी जगहों के पते लिखे हैं? देवराज चौहान ने दरिंदगी से पूछा। 8 जगहों के। देवराज चौहान आगे बढ़ा और वो कागज उठाकर अपनी जेब में डालता पीछे हटता कह उठा। मैं तुझे जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर रशीद के चेहरे पर कुछ राहत के भाव उभरे।
जिंदा रहने के लिए विलास डोगरा के बारे में बताना होगा कि वो कहाँ मिलेगा। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। मैं नहीं जानता। रशीद की आवाज कांप उठी। इस सवाल का जवाब देकर तू अपनी जिंदगी बचा सकता है? कसम से नहीं जानता। रशीद ने अपनी टांगें कांपती महसूस की। मैं गोली चलाने जा रहा हूँ। अभी भी सोचने का वक्त है तेरे पास। विलास डोगरा इस वक्त कहाँ है? मैं नहीं। पिट। हल्की सी आवाज उभरी और रशीद के माथे में छेद दिखने लगे। उसकी आंखें फैलकर जहां की तहां रुक गई। फिर उसका शरीर पास की कुर्सी से टकराया और वह धड़ाम की आवाज से नीचे जा गिरा। देवराज चौहान दांत भींचे पलटकर बाहर निकलता चला गया। रात का 1:30 बज रहा था। मुंबई में आधे से ज्यादा सन्नाटा पसर चुका था, परंतु बाकी की मुंबई अभी भी तेजी से दौड़ रही थी। सड़कों पर पर्याप्त संख्या में वाहन थे। उनकी हेडलाइटें रात के अंधेरे को दूर करने में कुछ हद तक सफल थी। इंजनों का शोर तो कभी कभार, किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज। सड़क किनारे फुटपाथों पर लोग सोए हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो अभी तक पैदल यात्रा कर रहे थे। दूसरे महानगरों की तरह मुंबई का भी काफी बड़ा हिस्सा जाग रहा था। सड़क पर जाते वाहनों में वो कार भी शामिल थी जिसमें देवराज चौहान, जगमोहन और खुदे बैठे थे। जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था। खुदे बगल में बैठा था। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर उस कागज को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में पढ़ने लगा था जिस पर मरने से पहले रशीद ने डोगरा के ठिकाने के पते लिखे थे। दादर पहुंचना है हमें। देवराज चौहान कागज तय करके जेब में रखता कठोर स्वर में बोला। पहुंच गए समझो। जगमोहन के होठों से कुर्राहट निकली। वहां विलास डोगरा होगा? हरीश खुदे कह उठा। डोगरा हमें कहीं भी मिल सकता है, देवराज चौहान ने दांत भींचे स्वर में कहा। शाम तक वो विले पार्ले वाले उसके ठिकाने पर मौजूद था जहां हमने सबसे पहले शिकार मारे थे, परंतु वक्त रहते उसे पता चल गया होगा कि देवेंद्र साठी को हमने संभाल लिया है और वो हमें नहीं मार सका। तब डोगरा समझ गया होगा कि मैं उस जगह पर कभी भी पहुंच सकता हूं और वह जगह उसने तुरंत छोड़ दी। वो कहाँ गया ये पता उसके आदमियों को भी नहीं है। वो जहां भी छिपा हो जल्दी ही वो हमारे हाथ लगेगा। जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। वो मिल जाए तो कितना अच्छा हो, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। खुदे ने एक गहरी सांस लेकर कहा। उसके बाद हम 2-4 दिन आराम करके किसी जगह डकैती करने की तैयारी करें। अब तो टुन्नी भी मेरे बिना परेशान होने लगी है। बिल्ला का कलेश कट गया ना? जगमोहन ने पूर्वता स्वर में कहा। हाँ, पता चला उसे तुम्हारे साथी रुस्तम राव और बांके लाल राठौर ने मार दिया था। इसी तरह विलास डोगरा का भी कलेश कट जाएगा। कमीने ने हमारा जीना ही हराम कर दिया। जगमोहन गुर्राया। अब तो डोगरा तुम लोगों से डरकर भागता फिर रहा होगा, खुदे बोला। विलास डोगरा को कम मत समझो। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। वो शैतान से कम नहीं, सोचता भी शैतानों की तरह है। मैं उसकी आदतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा वक्त अच्छा रहा तो तभी वो हाथ आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो हमें दादर वाले ठिकाने पर ही मिल जाए, हरीश खुदे कह उठा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।